चल, तो हम आज पास पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे सेक्शन 1, 2 और 4 से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 1, 2 एंड 4 जो हमारा प्रोडक्शन वाला चैप्टर था। चलो जी, तो सेक्शन 1 में आ जाता है बिल्कुल ही बेसिक, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बिजनेस स्ट्रक्चर और व्हाट आर एंटरप्रेन्योर्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेक्शन 2 हमारा एचआरएम था। सेक्शन 4 ऑपरेशन वाला था। अच्छा, अब जब आपका बिजनेस का पेपर आएगा P1, तो उसमें आपके पास पेपर 1 में एएस बिजनेस के दो पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका होगा छोटे क्वेश्चन वाला, जिसमें 2, 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस टेस्ट होंगे। तो सेक्शन ए आपका होगा 20 मार्क्स का, और सेक्शन बी भी आपका 20 मार्क्स का होगा, जहां पर आपके पास 8 और 12 मार्कर के क्वेश्चंस होंगे। दो 8 मार्कर के क्वेश्चंस होंगे, मतलब दो क्वेश्चंस होंगे। एक 8-12 का एक ग्रुप होगा और दूसरा ग्रुप भी 8-12 का होगा। आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो आज जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेक्शन ए की कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन ए होता है वहां पे 4 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके पास ए और बी पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन वो होगा जहां पे आपके पास 5 मार्कर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज। एक्सप्लेन या डिफाइन द टर्म कमीशन। तो डिफाइन द टर्म कमीशन, अब कमीशन क्या होता है? व्हाट इज कमीशन? कमीशन क्या होता है पता है? जब हम कंटेंट पढ़ रहे थे, सिलेबस पढ़ रहे थे, तो जो कमीशन होता है वो क्या होता है? सिर्फ किसको दिया जाता है? सेल्स एम्प्लॉइज को। किसको दिया जाता है? सेल्स एम्प्लॉइज को सिर्फ दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सिर्फ डिफाइन लिखा हुआ है। यहाँ पे जो 2 मार्क्स हैं वो डायरेक्टली 2 मार्क्स होंगे नॉलेज के। व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज जो आप बुक से, जो आप घर से, जो आप नोट से, जो आप क्लासेस से याद करके जाते हो, वो नॉलेज है। तो यहाँ पे बच्चे एक गलती कर देते हैं कि जब कमीशन को डिफाइन करते हैं या किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज या एक मेन पॉइंट लिख देते हैं, विच इज नॉट इनफ टू गेन 2 मार्क्स। ठीक है, तो आपको हमेशा दो डिस्टिंक्टिव चीजें लिखनी पड़ेंगी टू एक्सप्लेन कमीशन या फिर टू एक्सप्लेन एनी टर्म। चलो, तो डिफाइन द टर्म कमीशन। तो कमीशन क्या हो गया? कमीशन आप बोलोगे कि ये एक मोटिवेशन या फिर एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड होता है। ठीक है, जो सिर्फ दिया जाता है, जो सिर्फ दिया जाता है किसको भाई? सेल्स एम्प्लॉइज को। किसको दिया जाता है? सेल्स एम्प्लॉइज को। ये आपको मेंशन करना जरूरी है कि ये किसको दिया जाता है भाई? सेल्स एम्प्लॉइज को। तो ये आप बोल सकते हो कि ये मोटिवेशन है, ये फाइनेंशियल मोटिवेटर है। तो यहाँ पे जब भी आप कमीशन को एक्सप्लेन करोगे, तो यहाँ पे किसी भी चीज को एक्सप्लेन करोगे 2 मार्कर के लिए, तो आपको हमेशा दो डिस्टिंक्टिव पॉइंट लिखने हैं। तो ये फाइनेंशियल मोटिवेटर है, या फिर आप लिख सकते हो कि ये एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड, और ये फिर कमीशन दिया किसको जाता है भाई? या फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे फाइनेंशियल मोटिवेटर कैसे है, क्या कमीशन क्या होता है, फिर आप इसको बता दोगे कि ये होता है एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है भाई? सेल्स एम्प्लॉइज को। सेल्स एम्प्लॉइज को बोला जाता है आप जितनी सेल्स लाओगे उसका 5% आपका, उसका 10% आपका। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आप चीज लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स नॉलेज के मिल जाएंगे। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे कि मुझे कमीशन पता है। अब कुछ बच्चे सिर्फ ये लिख देते कमीशन इज अ फाइनेंशियल रिवॉर्ड। गलत भाई, आपको 2 मार्क्स के लिए दो अलग अलग चीजें लिखना लाजमी है। ठीक है, चलो भाई, अब आ जाते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या होता है? एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग दैट अ बिजनेस में यूज। तो 3 मार्कर क्वेश्चन है। 3 मार्कर क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है 1 मार्क नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन। नॉलेज क्या होती है ये मैंने अभी आपको बताया। एप्लीकेशन क्या होती है बता देता हूं। रेफर
टू एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को रेफर करोगे वो है भाई एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो यार बिजनेस ही नहीं दिया हुआ, तो कहाँ से एप्लीकेशन करेंगे? तो भाई अपना बिजनेस बना लो। तो एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग। तो ये 1A था, ये 1B हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक लिख के बताता हूँ सैंपल आंसर 1B। तो यहाँ पे बोल रहा है भाई कोई भी एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। एक होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग कौन सी होती है भाई? इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। जो बंदा आता है तो उसको बस तौर तरीके बताए जाते हैं, उसको बिजनेस का कल्चर बताया जाता है, उसको छोटी मोटी आप समझो कोई अलार्म वगैरह की, फायर अलार्म की या फिर फायर बुझाने की वो थोड़ी छोटी मोटी ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं, ये बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग होती है। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, जो बंदे को हम जॉब पे रख के और एक सीनियर को बोलते हैं कि भाई आप इसको समझाओ, आप इसको गाइड करो। लेकिन ये ऑन दी जॉब है, इसका मतलब बंदा हमारे पास बैठा हुआ होगा जिसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तीसरी टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो होती है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, जहां पे आप एक बंदे को भेजते हो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो आपके पास काम करता नहीं है, आप उसको भेज देते हो कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो ये ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग होती है, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे सेंड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं बताना है, यहाँ पे कोई ड्रॉबैक नहीं बताना है, यहाँ पे सिर्फ यू हैव टू एक्सप्लेन कि एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो बिजनेस यूज कर सकता है। लेकिन एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग को एक्सप्लेन तो कर दोगे तो 1 मार्क नॉलेज का मिलेगा, लेकिन बिजनेस के साथ रेफर करके लिखोगे तो 2 एडिशनल मार्क्स एप्लीकेशन के मिलेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग a restaurant can use is on the job training. A restaurant can use this for a new chef by a new chef for a new chef by assigning or asking for a new chef by assigning or asking a senior chef to help him learn how to make certain types of dishes or food। अब यहाँ पे जब आपने लिखी है कि एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिले हैं नॉलेज के। किसके भाई? नॉलेज के। कि आपको पता है, आप घर से याद करके आए हो, आप नोट से याद करके आए हो, आप क्लासेस आपने ध्यान से लिए हैं, आप बुक से याद करके आए हो कि भाई 3 टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है, आपने एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग मिल गई, आपको लिख लिया, नॉलेज के मार्क्स मिल गए। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे भाई एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन हमने क्या करी यहाँ पे? हमने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस ले लिया, फिर हमने रेस्टोरेंट में बताया कि भाई रेस्टोरेंट में तो शेफ होता है। ठीक है, फिर हमने देखो सीनियर शेफ भी लिख दिया है, फिर हमने डिशेस लिख दिए, फिर हमने फूड लिख दिया है, मतलब हमने एक रेस्टोरेंट बिजनेस से रिलेट करके आंसर लिखा है। यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन के। बस कोई भी आपको बेनिफिट नहीं लिखना है, कोई भी आपको ड्रॉबैक नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है डिफाइन द टर्म्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये आपको बताना है। अब 2 मार्क्स है, दोबारा डिफाइन का क्वेश्चन है।
आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सीधी 2 मार्क्स की नॉलेज लिख देनी है जो आप याद करके गए हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप सबको पता है। अच्छा ये ना, ये बहुत रिलेटिवली आसान क्वेश्चन होता है। बच्चे कहते हैं हाँ सर हमें तो पता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज होते हैं। भाई यहाँ पे 1 मार्क मिलने के चांस होंगे। दूसरा मार्क कैसे मिलेगा? आपको लिखना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर दी रिसोर्सेज दैट एड दी प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर दैट हेल्प्स दी प्रोडक्शन प्रोसेस, जरूरी होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ये आप लिखोगे तो आपको दूसरा मार्क मिलेगा। तो यहाँ पे जरूरी ये है कि भाई आप हर चीज को सही तरीके से डिफाइन करो, आधा डिफाइन ना कर दो। तो टू डिस्टिंक्टिव चीजें क्या होंगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? रिसोर्सेज होते हैं यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल गया। फिर आप लिखोगे कि भाई देर आर 4 FOPs, मतलब देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर आपने लिख दिया वो अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। तो भाई ये लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ये 2 डिस्टिंक्टिव फीचर लिखना जरूरी है। अब आप सिर्फ ये लिख कर आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे कि भाई रिसोर्सेज या फिर ये सारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज लिख दिए तो ये मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये रिसोर्सेज का वर्ड यूज करना जरूरी है कि ये रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के। चलो भाई, एक्सप्लेन वन स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ा रहा था, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन वाला, प्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो मैंने बताया था ये सवाल आ जाता है अक्सर ना कि एक्सप्लेन वन स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस का मैंने आपको एक आसान वर्ड भी बताया था। क्या था भाई? प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस होता है कि आप इनपुट्स को लेते हो, मतलब FOP को परचेज करते हो, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट करते हो, और फिर आपका जनरेट होता है आउटपुट, जिसकी 2 फॉर्म है, गुड है और सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेज बता देना है प्रोडक्शन प्रोसेस का। तो इनपुट्स वाला लिख सकते हो आप। ठीक है, आप प्रोडक्शन स्टेज लिख सकते हो, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर आप आउटपुट वाला स्टेज लिख सकते हो, ये हो गया। लेकिन बस एक को एक्सप्लेन करना है, बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, 3 मार्कर का वही फॉर्मेट, 1 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो कोई भी एक बिजनेस उठा लो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आप यहाँ वहां पे लिख दोगे क्या भाई? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कोई भी बिजनेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा होता है? जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर वाला। तो हम बिजनेस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो वहां पे बड़ा आसान होता है लिखना। तो हम ये लिखते हैं 2B। वन स्टेज वन स्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस for a car manufacturer would be the production stage. This is where the car manufacturer would convert the raw materials or components such as LCDs or steel or paint into finished goods, into
finished goods such as a red sedan car। ठीक है, तो इनटू फिनिश गुड बना दिया। ठीक है, तो भाई एक स्टेज जो प्रोडक्शन प्रोसेस का होगा वो है प्रोडक्शन स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज तो एग्जामिनर समझ जाएगा, हाँ भाई इसको तीनों स्टेज पता थे, ये याद करके आया घर से, इसका मतलब 1 मार्क नॉलेज का मिल गया। ठीक है, फिर आपने कार मैन्युफैक्चरर का एक बिजनेस यूज करके उसको लिख दिया कि भाई रॉ मटेरियल कंपोनेंट हो जाए जैसे कि एलसीडी, स्टील और पेंट, फिर उसका फिनिश गुड बनेगा रेड कलर की सेडान कार। ऐसे ही कुछ भी। आई बात समझ? इस तरह आपको मिल गए भाई किसके मार्क्स? एप्लीकेशन के मार्क्स। कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसका थ्रेशोल्ड, अगर आपने इसका राइट फॉर्मेट समझ लिया तो आपका ए पक्का है इसमें। तो इसीलिए इसका थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा साइंस नहीं है। बस बच्चे को समझ में आ जाए कि यार ये क्या करना है, एप्लीकेशन कैसे करनी है, बस इसमें थ्रेशोल्ड होता है 40 में से 36, 35, 34 पे ए। तो यहाँ पे गलती के मार्जिन भी नहीं होते। ठीक है, और इतना मुश्किल भी पेपर नहीं है ये। देखो अभी तक सवाल बिल्कुल आसान थे। अच्छा, फिर आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो कि आपका है फ्रॉम सेक्शन 2। ठीक है, अब सेक्शन 2 समझना भाई इसको। अब डिफाइन द टर्म इक्वालिटी। ये सेक्शन 2 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बार बार आ जाता है छोटे मोटे क्वेश्चन में, और 8 मार्कर का भी आ जाता है इक्वालिटी और डाइवर्सिटी वाले में। अच्छा, यहाँ पे फिर आपके 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स किसके हैं भाई? 2 मार्क्स आपके नॉलेज के। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं डिफाइन दी टर्म इक्वालिटी, तो भाई इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी हमने पढ़ा है कि जहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जहां पे कोई बायसनेस नहीं होती, ना जेंडर बायसनेस है, ना रिलीजन बायसनेस है, ना कलर या रेस बायसनेस है, मतलब बायसनेस नहीं है। मतलब किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी जा रही, किसी को एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट नहीं करा जा रहा, सब बराबर है। तो ये देखो, वर्ड है बिल्कुल आसान, लेकिन इसको समझाना ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब बच्चे बोलते हैं सर डिफाइन दी इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब बराबरी। अब बराबरी को क्या लिखोगे ना? तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ता है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस बायसनेस नहीं है, जेंडर बायसनेस नहीं है, तो ऐसी बातें आपको करनी है। ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब है वेयर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। नहीं लिख देना, इक्वली लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इक्वालिटी को समझाते हुए इक्वल का वर्ड नहीं यूज कर सकते। जिस तरीके से फिक्स कॉस्ट को समझाते हुए फिक्स का वर्ड नहीं यूज कर सकते टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन। तो वेर एवरी वन इज ट्रीटेड इन दी इक्वल वे, या फिर आप बोल सकते हो इन दी सेम वे, इक्वल की जगह। तो वेर एवरी वन इज ट्रीटेड इन दी सेम वे। ठीक है, तो आप बोलोगे देयर इज नो जेंडर, रेस, नो का वर्ड जरूरी है, नो, देर इज नो जेंडर, रेस और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस। ठीक है जी, तो ये वाली बात हो गई। तो आपने देखो हर में देखो मैं 2 एरो बना बना के लिख रहा हूं, 2 मार्क लेने के लिए 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिखना जरूरी है। और 2 डिस्टिंक्टिव बातें लिखने के लिए आपको नोट्स से याद करना जरूरी है, लाजमी सी बात है। तो 2 मार्क्स यहाँ पे मुझे नॉलेज के मिल गए, क्योंकि मैंने 2 डिस्टिंक्टिव चीजें लिख ली हैं। चलो, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ 3 मार्कर क्वेश्चन। ये आपका एएस बिजनेस पेपर 1 का सेक्शन A का फॉर्मेट है। चलो भाई, 1 मार्क नॉलेज के, 3 मार्कर, 2 मार्क एप्लीकेशन के। अच्छा भाई, सवाल क्या बोलता है? एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉइंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स। भाई अगर मेरे पास बिल्कुल ही अलग अलग लोग हैं तो मैं कैसे बेनिफिट कर सकता हूँ? अलग अलग लोग का मतलब है कि मेरे पास क्रिश्चियन भी है, मेरे पास मुसलमान भी है, मेरे पास हिंदूज भी हैं, मेरे पास सब लोग हैं। ठीक है, हर रिलीजन के। फिर ये भी हो सकता है कि मेरे पास ना पाकिस्तानी भी है, मेरे पास ना
ऑस्ट्रेलियन भी बंदा काम कर रहा है, मेरे पास यूके से भी कोई बंदा काम कर रहा है, मेरे पास इंडियन भी कोई बंदा काम कर रहा है, तो मुझे क्या फायदा होगा? अब मुझे क्या फायदा होगा अगर मेरी डाइवर्स वर्कफोर्स है, तो बहुत सारे आप चीजें लिख सकते हो कि आपके पास अलग अलग रीजन के अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं। जैसे कि अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो हम एक ग्लोबल कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं? क्योंकि हमें हर जगह की लैंग्वेज आती होगी, हर जगह के हमें चीजें पता होंगी। जैसे गूगल, गूगल का एक जो गूगल के ऑफिसेज होते हैं वहां पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं। वो बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, लेकिन हर कंट्री से दो दो तीन तीन एक एक ऐसे बंदे हायर करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि गूगल हर जगह प्रेजेंट है, तो उसको हर जगह की वो भी तो चाहिए ना भाई, नॉलेज भी तो चाहिए कि भाई हर जगह क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें हो गई। चलो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो आप एक ग्लोबल बिजनेस फैला सकते हो, ये आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। आपके पास अलग अलग आइडियाज आ सकते हैं, ये सारा। तो एक्सप्लेन वन बेनिफिट। अब देखो, आप ज्यादा बेनिफिट नहीं लिख देना, एक बेनिफिट लिखना है, लेकिन उससे क्या करना है भाई? एप्लीकेट कर, बस। तो आंसर नंबर 3 भी, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जैसे वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ diverse workforce would be that, या वन बेनिफिट डायरेक्ट आप एप्लीकेशन ही कर दो, जैसे वन बेनिफिट टू अ सॉफ्टवेयर हाउस of diverse workforce would be that they would be able to serve global customers as they would hire specialist as they would hire specialist developers or technicians from each country who would be able to communicate in specific language of their country from customers located there। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? एक बेनिफिट जो कि सॉफ्टवेयर हाउस बिजनेस को हो सकता है डाइवर्स वर्कफोर्स का, कि वो ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व कर पाएंगे। तो मुझे मार्क्स मिल गया नॉलेज का। फिर मुझे मार्क्स लेने हैं भाई एप्लीकेशन के, तो मैंने यूज कर लिया सॉफ्टवेयर हाउस का बिजनेस, जिसमें मैंने डेवलपर्स लिखा, टेक्नीशियंस लिखा, तो मुझे मार्क्स मिल गए किसके भाई? एप्लीकेशन के। तो ये क्या हो गया भाई? अगर मैं ग्लोबल कस्टमर्स को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं हायर करूंगा स्पेशलिस्ट डेवलपर टेक्नीशियन हर कंट्री में से, जो अपने अपने कंट्री के कस्टमर से उसकी लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। बात समझ में कि ज्यादा एनालिसिस कुछ भी नहीं करनी है। देयर फॉर एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, 3B तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, जो आपका पेपर 1 का होता है। एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स में अफेक्ट अ बिजनेस।
तो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा स्टेक होल्डर्स के बीच में वो कैसे अफेक्ट कर सकता है एक बिजनेस को। अच्छा जी, जब आप यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे 5 मार्कर का क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है, अब जब 5 मार्कर का क्वेश्चन आता है उसका फॉर्मेट भी देख लेना लाजमी। उसका फॉर्मेट डिवाइडेड होता है या फिर मार्क्स डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में। 1 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। मतलब 3 मार्क वाला क्वेश्चन है लेकिन उसमें एनालिसिस ऐड हो गई है। तो अब एनालिसिस क्या होती है? ठीक है, तो एनालाइज वन वे, एक ही वे लिखना है, मतलब एक ही नॉलेज का मार्क्स। ठीक है जी। चलो, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे अफेक्ट करेगा स्टेक होल्डर को? अब बच्चे स्टेक होल्डर को हमेशा गलत समझते हैं। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु आर अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है वो स्टेक होल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर में आपकी सोसाइटी आ जाती है, आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, आपके ओनर्स भी आ जाते हैं, फिर आपके मैनेजर भी आ जाते हैं, फिर आपके समझो कंपेटिटर भी आ सकते हैं, बिजनेसेस, अदर बिजनेसेस भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट भी आ सकती है, और बैंक भी आ सकता है। ये सारे लोग आ सकते हैं। शेयर होल्डर सिर्फ वो होता है जो ओनर होता है, जिसके पास शेयर्स होता है। ये अलग बात है। ठीक है जी। चल, तो एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर, मतलब स्टेक होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जैसे लड़ाई हो जाए दो स्टेक होल्डर्स के बीच में, अगर लड़ाई हो जाती है तो बिजनेस कैसे अफेक्ट होगा अगर लड़ाई हो जाती है। अच्छा भाई, लड़ाई हो जाती है तो कैसे अफेक्ट होगा, देखते हैं। तो आंसर नंबर 4 जो आपका 5 मार्कर का, तो एक वे जैसे बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, तो आप लड़ाई, पहले तो लड़ाई करवाओ ना। पहले लड़ाई लड़ाई करवाओगे, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का नाम भी लिख देना। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। सर अगर सप्लायर से लड़ाई हो जाए तो? जी, ये हो सकता है। फर्नीचर मैन्युफैक्चर है। इसका बहुत आसान पता है कौन सा होगा? एम्प्लॉय वाला। एम्प्लॉय वर्सेस ओनर्स। अगर ओनर्स को हायर प्रॉफिट मिलेंगे, अगर ओनर्स को हायर प्रॉफिट मिलेंगे तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगी भाई? लेस सैलरी। जब इनको लेस सैलरी मिलेगी तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डीमोटिवेट। जब ये डीमोटिवेट होंगे मोटिव। तो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्नीचर, प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्नीचर कम कर देंगे जिसकी वजह से ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ कबर्ड्स या फिर बेड्स नहीं हो पाएगी ऑन टाइम डिलीवरी। जब ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगी तो इसकी, अब देखो देखो एनालिसिस स्टार्ट हो गई। लेस सैलरी से इट विल लीड टू डिमोटिवेशन, देन इट विल लीड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्नीचर टू फॉल। ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो सकेगी कबर्ट और बेड्स की, जिसकी वजह से कस्टमर मेरा क्या हो जाएगा भाई? नाराज। कस्टमर नाराज हो गया तो क्या होगा? सेल्स गिर जाएंगी। ये पूरी एनालिसिस है, ये पूरी क्या है भाई? एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो एप्लीकेशन करी है वो फर्नीचर कर लिया। मैंने फर्नीचर मैन्युफैक्चर के साथ फर्नीचर पे कबर्ड लिख दिया, बेड्स लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैंने जो यहाँ पे एक इम्पैक्ट बताया कि स्टेक होल्डर कैसे अफेक्ट कर सकता है बिजनेस को, ये अफेक्ट था कि भाई डीमोटिवेशन हो जाएगी ना। फिर मैंने यहाँ पे मार्क्स ले लिए किसके भाई? एनालिसिस के, कि प्रोडक्टिविटी गिरेगी, ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होगी, कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर नाराज होगा जिसकी वजह से सेल्स गिर सकती हैं। ये हो गया मेरा एनालिसिस। आई बात समझ? ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए ऐसा सेक्शन है पेपर 1 का जिसमें आपको 20 में से 20 ही लाने हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें आपको फुल ही लाने हैं, इसमें कोई बड़ा मसला ही नहीं है इसमें। लेकिन इसमें मसला कब होगा आपको? जब आपने सही तरीके से नोट्स वगैरह नहीं याद करे होंगे या पढ़े नहीं होंगे, तो आपका लाजमी मसला होगा ये। जब आप नोट्स या फिर बुक या फिर कोई भी सोर्स से आप याद कर लेते हो चीजें तो आपको आसान हो जाएगी। ये सेक्शन ये पूरा इंपॉर्टेंट होता है
सारे जो छोटे छोटे आपके चीजें होती हैं जिसमें देखो डेफिनेशन आ गई, एक बेनिफिट आ गया, एक वे आ गया, एक एक्सप्लेन का, तो इसके लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि फिर आप अप्लाई भी करो और फिर आप एनालाइज भी करो उसको। तो यह आपका सेक्शन ए था ऑफ पेपर 1 बिजनेस।